तो हेलो गाइस, मैं रोहित आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, अब की बार जेकेपी कांस्टेबल पार के 45 डेज के क्रैश कोर्स में गाइस आज हम पहुंच चुके हैं अपने डे नंबर 22 पे। तो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं आपके सामने यहाँ पे फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कल जो हमने डिस्कस किया था, कल हमने किया था मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे डिस्कस। तो गाइस, अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो गाइस, कितनी अच्छी बात कही गई है यहाँ पे कि स्टॉप विशिंग एंड स्टार्ट डूइंग, यानी कि इच्छा करना बंद कर दो। ठीक है, जो आपकी इच्छाएं हैं, डिजायर्स हैं, वो जो आप चाहते हो वो करना बंद करो। ठीक है, कि मैं ये बनूंगा वो बनूंगा, वैसे नहीं बनोगे जब तक आप उस चीज के लिए तैयारी स्टार्ट नहीं करोगे। ठीक है गाइज, आप अपने आप को स्टार्ट करो, उसके बाद विश करो, दैट इज द बेटर थिंग। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट। तो ये है हमारा आज का टॉपिक, सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो गाइज, क्या है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, ये अपने कंटेंट में और स्पिरिट में सबसे अलग है, यूनिक है। हालांकि ये इसको क्या किया गया है, बारो किया गया है। ऑलमोस्ट जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन हैं वर्ल्ड के, ऑलमोस्ट 60 कॉन्स्टिट्यूशन से इसको वर्ल्ड के जो हैं वहाँ से बारो किया गया है। और इसके कुछ फीचर्स हैं, ठीक है, जो बाकी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन जो हैं उनसे कुछ अलग हैं। तो आओ जानते हैं वो क्या क्या फीचर्स हैं। तो फीचर्स की ओर जानने से पहले एक बात मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि गाइस, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया 1949 में, उस वक्त जो कुछ फीचर्स थे उसके बाद उनमें बहुत सारी अमेंडमेंट्स आई, यानी कि बहुत सारी चेंजिंग्स हुई। तो उनमें से जो मेन इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं, 7th अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट, 44, 73rd, 74th, 97 एंड 101st अमेंडमेंट। ठीक है गाइस, तो ये अमेंडमेंट हुए हैं, इनसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चेंजिंग आई है। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो अक्सर एग्जाम्स में आपको पूछा जाता है, वो है गाइज कि 42nd अमेंडमेंट जो है 1976 की, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। उस वक्त जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थी वो इंदिरा गांधी थे, और ये दौरान ये टाइम जो है ये इमरजेंसी का टाइम था। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चेंजेस आई हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे पार्ट्स में इसमें बहुत सारी चेंजिंग लाई गई थी। तो जबकि जो केशव नंदा भारती केस है 1973 का, ठीक है, केशव नंदा भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ठीक है गाइज, ये इनके बीच में एक केस था 1973 का। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग की ये थी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर जो है पार्लियामेंट की, आर्टिकल 368 के अंदर वो इसको इलेबल नहीं करती है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो चेंज हो जाए। ठीक है गाइज, इस केस को भी आप याद रखिएगा। तो गाइज, इस वीडियो को देखिएगा एंड तक, क्योंकि लास्ट में इसके मैंने आपको कुछ एमसीक्यूज भी रखे होते हैं। तो गाइज, ये है हमारे सेलेंट फीचर्स। पहला है लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, ये सबसे क्या है, लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें 395 आर्टिकल्स थे जब ये बना हुआ था, जब इसको बनाया गया था उस वक्त इसमें 395 आर्टिकल थे। आज तो बहुत सारी अमेंडमेंट हुई हैं और बहुत सारे आर्टिकल्स इसमें ऐड करे हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको एक तो रिटन में क्लासिफाई किया जाता है, जैसे कि अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है, और अनरिटन भी होता है जैसे कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है। जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है ये लेंथीएस्ट है और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का। ठीक है, ये बहुत ही कम्प्रीहेंसिव है, एलाबोरेट है, और डिटेल में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस किया गया है। तो गाइज, ओरिजिनली जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया तो उस वक्त इसमें 395 आर्टिकल थे और उनको 22 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, और इसमें 8 शेड्यूल थे। यानी कि मैं आपको पहले ही बताता हूं कि ये जो मैंने हाईलाइट करे होते हैं पार्ट्स यहाँ पे, ये तो या तो ये किसी एग्जाम्स में पूछे होते हैं, या तो ये आपके जो एग्जाम होता है उसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इसलिए मैं इनको हाईलाइट करा होता है, या तो इसको मैं रेड से हाईलाइट करता हूँ या जो ग्रीन होता है उससे हाईलाइट करता हूँ। ठीक है गाइज, तो प्रेजेंटली देखा जाए एट प्रेजेंट 2019 में, ठीक है, तो उस वक्त कितने यहाँ पे थे हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें क्या क्या था, एक प्रियम्बल था, उसके बाद 470 आर्टिकल्स थे। अब 25 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, और 12 शेड्यूल्स थे। कितने शेड्यूल्स थे गाइज, 12 शेड्यूल्स आज के प्रेजेंट में है। उस वक्त 8 शेड्यूल थे, 22 पार्ट थे, और 25 पार्ट्स आज हैं। तो बहुत सारी अमेंडमेंट जो हैं इस वक्त हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हो चुकी हैं 1951 से लेके। ठीक है, और
बहुत सारे आर्टिकल्स इसमें डिलीट भी हो चुके हैं, ठीक है, जैसे कि 20 आर्टिकल्स और एक पार्ट जो था, 7th पार्ट जो था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, और 95 आर्टिकल्स जो हैं वो ऐड हुए हैं, ठीक है। और 4 पार्ट जो हैं, जैसे कि कौन से पार्ट, 4A जिसमें क्या आता है, फंडामेंटल राइट सॉरी ड्यूटीज आती हैं, 9A और 9B, तो ये है 14A, और 4 शेड्यूल 9, 10, 11, 12 इनको गाइज इसमें ऐड किया गया है, ठीक है। तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वर्ल्ड का वो इतना लेंदी नहीं है, उसमें इतने सारे आर्टिकल्स नहीं है, इतने सारे शेड्यूल्स नहीं है। तो गाइज अगला जो फीचर है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो है गाइज ड्रॉन फ्रॉम अदर वेरियस सोर्सेज, जो बहुत सारे सोर्सेज हैं वहां से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्रा किया गया है, ठीक है गाइज। जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है, पहले ही कहा कि ये बारोड फीचर्स हैं, बहुत सारे इसमें बारो किया गया है, तो इसके बहुत सारे जो प्रोविजन है वो गाइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1935 उससे बारो किए गए हैं, यानी कि मोस्टली जो इसके फीचर्स जो हैं वो क्या कहते हैं, इस एक्ट से लिए गए हैं। तो भीमराव अंबेडकर जो हैं वो प्राउडली ये कहते हैं कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, फ्रेम्ड आफ्टर रैंसैकिंग ऑल द नॉन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जितने भी बाकी वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन हैं, ये भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि उससे इस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को रैंसैक किया गया है। तो गाइज ये देखो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि जो स्ट्रक्चरल पार्ट जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, वो कहाँ से डिराइव किया गया है, उसको डिराइव किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। और जो गाइज इसका फिलोसॉफिकल पार्ट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिन्हें DPSP भी शॉर्ट में कहते हैं, तो वो अपने इंस्पिरेशन जो है वो कहाँ से लेते हैं गाइज, अमेरिकन और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से अपनी इंस्पिरेशन लेते हैं, और DPSP जो है गाइज वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से अपनी इंस्पिरेशन लेती हैं। ये तो हो गई फिलोसॉफिकल की बात, स्ट्रक्चरल की बात। तो अब जो पॉलिटिकल पार्ट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जैसे कि कैबिनेट गवर्नमेंट हो गया, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में रिलेशंस हो गया, तो ये कहाँ से ड्रान किया गया है, इसको ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ड्रान किया गया है। और जो बाकी प्रोविजंस जो हैं, जैसे कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से, कनाडा के, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, USSR, नाउ रशिया जिसको बोलते हैं आज। तो गाइज जब हम सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे उस वक्त ये सब मैं आपको डिस्कस करूंगा आपके साथ कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या चीज हमने बारो किया है, ठीक है। तो एक जो इसका जो मटेरियल सोर्स है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, जिसका ज्यादा इन्फ्लुएंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे है, वो है गाइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो गाइज अगला फीचर है हमारे पास ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का एक ब्लेंड है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको रिजिड एंड फ्लेक्सिबल में क्लासिफाई किया जाता है। एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जिसको अमेंड करने के लिए, यानी कि जिसमें चेंजिंग लाने के लिए हमें स्पेशल प्रोविजन की जरूरत होती है, जैसे कि अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। और ऑन द अदर हैंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन वो कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें अमेंडमेंट जो होती है वो सेम मैनर से होती है, जैसे कि ऑर्डिनरी लॉज हमें बनाए जाते हैं, जैसे कि जो है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, ना ही तो ये रिजिड है ना ही ये फ्लेक्सिबल है, बल्कि ये सिंथेसिस ऑफ बोथ है, ब्लेंड ऑफ बोथ, रिजिडिटी भी है, फ्लेक्सिबिलिटी भी है, ठीक है। अब आर्टिकल 368 है जिसमें अमेंडमेंट का प्रोसीजर आता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। तो इसमें 2 टाइप की अमेंडमेंट होती है। तो गाइज आओ जानते हैं कि वो 2 टाइप की अमेंडमेंट कौन सी होती है। तो गाइज आपने इस बात को अक्सर सुना होगा इस चीज को कि एक होता है गाइज स्पेशल मेजॉरिटी, एक होता है गाइज सिंपल मेजॉरिटी, फिर होता है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, ठीक है। तो देखो सिंपल मेजॉरिटी क्या होता है, सिंपल जैसे लोग आए, जो आपको पता है कि सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है, जिसमें आसानी से जो बिल होता है वो पास हो जाता है, ठीक है, कोई भी चीज होती है अमेंड हो जाती है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है कि कुछ प्रोविजन जो है उनको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है, यानी कि 2/3 मेजॉरिटी ऑफ अ मेंबर ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी कि उस हाउस के जो 2/3 मेंबर हैं वो प्रेजेंट होने चाहिए और वोट करने चाहिए, ठीक है। एंड मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस, यानी कि हर एक हाउस के मेंबरशिप की क्या होनी चाहिए, मेजॉरिटी होनी चाहिए। और दूसरे प्रोविजन जो है वो स्पेशल मेजॉरिटी पार्लियामेंट की होनी चाहिए, ठीक है, और उसमें हाफ ऑफ द टोटल स्टेट होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पे किसी लॉ को पास करना उतना आसान भी नहीं है और उतना मुश्किल भी नहीं है गाइज, ठीक है। और कुछ चीजें यहाँ पे
क्या होता है, कुछ प्रोविजन जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो सिंपल मेजोरिटी से क्या हो जाते हैं, अमेंड हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस होते हैं, लेकिन वो गाइज उस चीज को याद रखेगा कि वो जो है आर्टिकल 368 के अंडर नहीं आते हैं। ठीक है गाइज, क्योंकि अमेंडमेंट का जो प्रोसेस होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो होता है गाइज अंडर आर्टिकल 368 के। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपको पूछे जाने की संभावना हो जाती है। तो गाइज अगला फीचर है हमारे पास फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। ठीक है, फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस, यानी कि फेडरल सिस्टम क्या होता है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें एक फेडरल सिस्टम है हमारी गवर्नमेंट का। ठीक है, इसमें कुछ फीचर्स होते हैं फेडरेशन के, जैसे कि 2 गवर्नमेंट होती है, पता है आपको, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, डिवीजन ऑफ पावर्स है। ठीक है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसका, सुप्रीमेसी होती है कॉन्स्टिट्यूशन की, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे ऊपर रखा जाता है, रिजिडिटी होती है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो भी है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है, वो भी है, बाय कैमरलिज्म होता है, यानी कि 2 हाउस होते हैं गाइस, अपर हाउस होता है, लोअर हाउस होता है, वो स्टेट में भी है, सेंटर में भी है, यानी कि लोअर हाउस यानी कि लोकसभा, राज्यसभा, अपर हाउस। वैसे ही गाइस स्टेट्स में भी है, यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेचर। लेकिन यहाँ पे एक बात आप यहाँ पे याद रखिएगा कि फेडरेशन जो है वो वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी यूज नहीं किया गया है। ठीक है, और आर्टिकल 1 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का डिस्क्राइब करता है कि यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि हमारा जो इंडिया है वो क्या है, स्टेट की एक यूनियन है। ठीक है, और इंडियन फेडरेशन जो होता है, ठीक है, इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बाय द स्टेट, यानी कि इंडियन का फेडरेशन जो है वो स्टेट के एग्रीमेंट का कोई रिजल्ट नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात कि किसी भी स्टेट को ये हक नहीं है कि वो इस फेडरेशन को सिसीड करे। ठीक है गाइस, तो इसीलिए अलग अलग फिलोसफर्स ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बताया है, जैसे कि केसी वेयर ने कहा है कि इट इज अ क्वाजी फेडरल। ठीक है, मॉरिस जोन्स ने कहा है ये एक बार्गेनिंग फेडरलिज्म है। तो ग्रेवेनाइल ऑस्टिन ने कहा है कि ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। ठीक है, लेकिन जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसको ऐसे डिस्क्राइब किया गया है कि फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन सेपरेट। ठीक है, फॉर्म में तो ये फेडरल है लेकिन सेपरेट में देखा जाए तो ये यूनिटरी है। ठीक है, तो फिर आइवर जेनिंग्स ने कहा है कि फेडरेशन विद अ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इन्होंने अपने ये विचार रखे हैं। तो गाइज अगला फीचर है हमारे पास पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आप सबको पता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है, इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो पार्लियामेंट्री फॉर्म है। ठीक है, हमारा एक पार्लियामेंट है विच हैज 2 हाउसेज, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। ठीक है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसने ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम जो था गवर्नमेंट का उसको ऑप्ट किया, उसको चुना है, रादर देन अमेरिका का क्या है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। आप देखो, आपने हमारे इंडिया में अक्सर सुना होगा कि प्राइम मिनिस्टर आए, उन्होंने ये बताया। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर के नाम पे हर एक चीज होती है, जैसे कि आजकल कोविड-19 के टाइम में लॉकडाउन को एक्सटेंड करना है तो प्रेसिडेंट हमारे इतना सामने नहीं आते हैं। और इन द अदर्स ऑन द अदर साइड आप अमेरिका में सुनते होंगे कि क्या बोलते हैं, वो जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं वो सामने आते हैं लोगों के, फिर वो लोगों को बताते हैं। तो वहां पे क्या है, वहां पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, रियल हेड जो होता है वहां पे प्रेसिडेंट होता है। और हमारे इंडिया में जो रियल हेड होता है वो होता है गाइज प्राइम मिनिस्टर। तो जो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है, ठीक है, वो कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन पे बेस है। ठीक है, किसके बीच में कॉपरेशन कोऑर्डिनेशन, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स। ठीक है, और जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो होता है वो सेपरेशन ऑफ पावर होता है इन 2 ऑर्गन्स के बीच में। देखो अभी मैं आपको यहाँ पे बताता हूं कि हमारी जो गवर्नमेंट है, ठीक है, इसकी 3 ऑर्गन्स हैं गाइज। कौन से, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, ये 3 ऑर्गन्स हैं। लेजिस्लेटर वो होता है जो हमारे कानून को, जो हमारे लॉज हैं उनको बनाता है। एग्जीक्यूटिव क्या करता है, फिर उन लॉज को एग्जीक्यूट करता है। और जुडिशरी जो है उन लॉज को प्रोटेक्ट करती है। अब जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वहां पे लेजिस्लेटर और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स जो होते हैं इनके बीच में कॉपरेशन होता है। लेकिन जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो होता है गवर्नमेंट का, एज इन अमेरिका, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे सेपरेशन ऑफ पावर होता है इन 2 ऑर्गन्स के बीच में। ठीक है गाइज, तो गाइज एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बता दूं आपको, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है इसको वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। ठीक है,
रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कहा जाता है और कैबिनेट गवर्नमेंट भी कहा जाता है। तो अब इसको वेस्ट मिनिस्टर क्या है गाइज, वेस्ट मिनिस्टर जो है ये लंदन में क्या है, लंदन में एक प्लेस का नाम है जहां पे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो लोकेटेड है गाइज। क्या है, वहां पे ब्रिटिश पार्लियामेंट है, वहां पे लोकेटेड है। इसको इसलिए ब्रिटिश पार्लियामेंट का सिंबल भी कहा जाता है या सिनोनिम भी कहा जाता है गाइज। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ठीक है, इसने इस्टेब्लिश किया है पार्लियामेंट सिस्टम को नॉट ओनली एट सेंटर बट ओनली इन स्टेट। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो सिर्फ सेंटर में ही नहीं है बल्कि स्टेट्स में ही है, स्टेट्स में भी है। ठीक है गाइज, यहाँ पे भी इलेक्शन होते हैं, यहाँ पे भी दो हाउसेज हैं, अपर हाउस लोअर हाउस। ठीक है, वैसे ही सेंटर में क्या है, अपर हाउस लोअर हाउस, लोकसभा राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यहाँ पे स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, तो ये सब देखो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है हमारे पूरे इंडिया में लागू है। ठीक है, तो गाइज अगला फीचर है हमारे पास सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। अब यहाँ पे क्या है, पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी है और जुडिशियल सुप्रीमेसी है। आओ जानते हैं क्या है। जो सॉवरेंटी का आइडिया जो है पार्लियामेंट का, वो जुड़ा है ब्रिटिश पार्लियामेंट के साथ, और जो जुडिशियल सुप्रीमेसी का जो आइडिया है, डॉक्ट्रिन है, वो जुड़ी है अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के साथ। ठीक है, तो अगला फीचर है हमारे पास इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ठीक है, आप सबको पता है कि हमारी जो जुडिशरी है, यानी कि जहां से हम सबको न्याय मिलता है, ठीक है, जस्टिस मिलता है, वो क्या है, इंटीग्रेटेड भी है और इंडिपेंडेंट भी है। ठीक है, उसके ऊपर यानी कि कोई भी नहीं होता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है यहाँ पे जुडिशियल सिस्टम को इस्टेब्लिश करता है। ठीक है, इंटीग्रेटेड भी है, इंडिपेंडेंट भी है। सुप्रीम कोर्ट जो है सबसे टॉप पे आता है। ठीक है, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम के हमारी कंट्री के। ठीक है, उसके नीचे हाई कोर्ट, फिर उसके नीचे सेशन कोर्ट। ठीक है, वैसे वैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर है, अब इसके नीचे आता है हाई कोर्ट, आते हैं स्टेट लेवल पे, जैसे मैंने आपको कहा। तो गाइज अगला फीचर है हमारे पास फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक और फीचर है। तो फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं गाइज, ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आते हैं। आपको पता है कि हमारे पूरे कितने पार्ट्स हैं, पूरे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट हैं गाइज 25। तो एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको पूछूंगा कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस वक्त यहाँ पे कितने पार्ट्स में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को डिवाइड किया गया था। ठीक है, तो 6 फंडामेंटल राइट्स आज हैं, उस वक्त 7 थे। तो बीच में एक जो कॉन्स्टिट्यूशन ये जो अमेंडमेंट हुई, उसमें एक आर्टिकल और एक जो हमारा फंडामेंटल राइट्स था उसको रिमूव कर दिया गया है। वो जब हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे उस वक्त वहां पे उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। यहाँ सिर्फ इतना जान लो कि 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू फ्रीडम, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, ये फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, ये बेसिक राइट होते हैं इंसान की डेवलपमेंट के लिए। ये सब राइट होना बहुत ही जरूरी है, उसके बगैर इंसान की डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो सकती है। ठीक है गाइज, तो आप इस स्लाइड को यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके इन आर्टिकल्स को पढ़ सकते हैं, कौन सा राइट कौन से आर्टिकल के अंडर आता है। तो अगला है गाइज हमारे पास डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स क्या हैं गाइज, वो इन्फोर्सेबल हैं नेचर में, यानी कि अगर देखो हमारा अगर फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो हम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है गाइज, अंडर आर्टिकल 32 we can go to Supreme Court, and under Article 224 we can approach to High Court that our rights are being violated। तो भीमराव अंबेडकर क्या कहते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक नॉवेल फीचर है। देखो गाइज क्या है, भीमराव अंबेडकर के बारे में तो आपको मैंने पीछे बताया था कि वो कौन थे, जिन्हें आज का मॉडर्न मनु भी कहते हैं, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी उन्हें कहते हैं। ठीक है, तो क्या था, अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रखा जाता है। ठीक है, तो इनको क्लासिफाई किया जाता है कि सोशलिस्टिक
क्या है, गांधीयन है, लिबरल इंटेलेक्चुअल है। ठीक है, जब हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का अलग से एक लेक्चर पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको सोशलिस्टिक कौन से हैं, गांधीयन कौन से हैं, लिबरल इंटेलेक्चुअल कौन से हैं और कौन से आर्टिकल्स इनके साथ रिलेटेड हैं। ठीक है, वहां पे हम इसको डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पे बस आपको इतना याद रखना है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये भी एक फीचर है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो गाइस अगला है हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था एट दैट टाइम फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया है जब हमारी इंटरनल इमरजेंसी लगी हुई थी 1975 से 1977 तक। तो उस वक्त 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1976 में। ठीक है, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो उनकी रिकमेंडेशन किसने दी? स्वरण सिंह एक कमेटी थी जिसने रिकमेंड किया कि यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज भी होनी चाहिए। ठीक है, उस वक्त कितनी थी? 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी गाइस। कितनी थी गाइस? 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी। जब फंडामेंटल ड्यूटीज का एक अलग से आपका मैं चैप्टर लूंगा तो वहां पे आपको मैं एक ड्यूटी यहाँ पे आपको डिस्कस करूंगा। तो उसके बाद 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जब आया 2002 का, ठीक है, तो उससे एक और फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो ऐड हो गई। ठीक है, 11th फंडामेंटल ड्यूटीज। तो अब कितनी गाइस फंडामेंटल ड्यूटीज हैं? वो है गाइस 11। तो अब गाइस अगला जो फीचर है वो है ए सेक्युलर स्टेट। अब सबको पता है कि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक सेक्युलर स्टेट की तरफ इशारा करता है। यानी कि देखो, सेक्युलर स्टेट वो स्टेट होती है जहां पे क्या होता है कि स्टेट का अपना रिलीजन नहीं होता है। क्या हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अपना रिलीजन है? कमेंट बॉक्स में आप मुझे यस और नो कह के बताएंगे। ठीक है, इसलिए क्या है, ये किसी पार्टिकुलर रिलीजन को या किसी पार्टिकुलर जो इंडियन स्टेट का ऑफिशियल रिलीजन होता है उसको अपहोल्ड नहीं करता है। अब जो टर्म सेक्युलर जो है, ठीक है, ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यानी कि हमारे प्रियम्बल में पहले ऐड नहीं था। इसको भी 42nd जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1976 में, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, तो उस वक्त इस टर्म को, सेक्युलर टर्म को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। तो अगला फीचर है हमारे सामने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है? एडल्ट से आप समझ रहे होंगे एडल्ट क्या होता है। फ्रेंचाइज होता है गाइस राइट टू वोट। ठीक है, अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने आपको जब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका पढ़ाया था वहां मैंने पढ़ाया था कि पहले जो है लिमिटेड बेसिस पे हमें क्या मिलता था, अपने हक मिलते थे, फ्रेंचाइज का हक मिलता था बेसिस ऑन आपके टैक्स पे करते हो, प्रॉपर्टी कितनी है, एजुकेटेड कितने हो, तो उस बेस पे आपको फ्रेंचाइज मिलती थी। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, इसने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दिया। ठीक है, जिससे हम लोकसभा के लिए जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उसको चुन सकते हैं और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को वोट देकर अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं। तो हर एक सिटीजन, यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हर एक सिटीजन जो 18 साल से छोटा होता है, ठीक है, उसको राइट टू वोट नहीं मिलता है। याद रखिएगा, 18 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं, ठीक है, चाहे वो किसी कास्ट का हो, किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, चाहे वो औरत है, मर्द है, चाहे वो अनपढ़ है, पढ़ा लिखा है, गरीब है, अमीर है, हर किसी को राइट टू वोट यहाँ पे दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको कह रहा था कि वोटिंग एज जो है पहले ये 21 ईयर्स थी। ठीक है, याद रखना इसको, पहले 21 ईयर्स थी। तो जब 61st अमेंडमेंट हुई यहाँ पे 1988 में, तो उस वक्त इसको घटा के 18 ईयर्स रख दिया गया। ठीक है गाइज, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। कब हुआ था कि 1989 में 21 से घटा के जो हमारी फ्रेंचाइज की एज है उसको 18 ईयर कर दिया गया है। तो 61th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी। कौन सा एक्ट था? 1988 का। ठीक है गाइज, तो अगला फीचर है हमारे पास सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, हालांकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है इट इज अ फेडरल, ठीक है, यहाँ पे ड्यूअल पॉलिटी भी है, दो पॉलिटिक्स भी है, सेंटर की भी है, स्टेट की भी है, लेकिन ये सिर्फ हमें सिंगल सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है, दैट इज इंडियन सिटीजनशिप। ठीक है, बट लेकिन एक पॉइंट मैं यहाँ पे आपको बता दूं, इट वाज इन द केस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बिफोर 5 अगस्त 2019।
ठीक है। 2019 में 5 अगस्त 2019 से पहले क्या था कि JNK का अपना कॉन्स्टिट्यूशन था। तो अब जो JNK के लोग थे वो JNK के भी थे और इंडिया के भी थे, लेकिन जब आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को एब्रोगेट कर दिया तो जम्मू एंड कश्मीर के जो लोग हैं वो इंडिया के लोग हो गए, ठीक है। अब उन पे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लागू हो गया, JNK का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो स्क्रैप कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, ठीक है। अब इसलिए एक फीचर है यहाँ का, वो है सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है। तो गाइज देखो ये है हमारे पास अगला फीचर, इंडिपेंडेंट बॉडीज, यानी कि यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बॉडीज जो हैं वो इंडिपेंडेंट बॉडी हैं, ठीक है। वो सिर्फ लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल आर्गन जो है गवर्नमेंट के लिए वो प्रोवाइड नहीं करती हैं सेंट्रल एंड स्टेट के लिए, बट आल्सो इस्टेब्लिशेस सर्टेन इंडिपेंडेंस बॉडी, यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है ये सिर्फ 3 आर्गन जो गवर्नमेंट के उनको ही प्रोवाइड नहीं करता है, बल्कि ये इंडिपेंडेंट बॉडीज भी यहाँ पे क्या करता है, इस्टेब्लिश करता है। जैसे कि इलेक्शन कमीशन का ऑफिस, ठीक है गाइज, कंप्ट्रोलर एंड एडिटर जनरल जो होता है इंडिया का उसका ऑफिस, ठीक है, UPSC हो गया, ठीक है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, ठीक है। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये इंश्योर करता है इन बॉडीज को, ठीक है, इनका अपना अपना टेन्योर होता है, ठीक है, फिक्स्ड सर्विस की इनकी कंडीशन होती है, कितना सर्विस इनको करना है, ठीक है, और इनकी एज का मतलब कितना टेन्योर होना चाहिए, ठीक है, इनके ऊपर क्या होना चाहिए, इनका खर्चा कितना होना चाहिए, ठीक है, इनके एक्सपेंसेस क्या होने चाहिए, इनकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, कौन सी फंड में से इनको दिया जाएगा, वो सब भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही डिक्लेयर करता है, ठीक है। तो फिर गाइज अगला है हमारे पास एमरजेंसी प्रोविजंस, ठीक है। एमरजेंसी प्रोविजंस क्या होते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसमें एक इमरजेंसी का एक आपको अलग से चैप्टर मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा यहीं पे डिस्कस करते हैं, ठीक है, क्योंकि 45 डेज का क्रैश कोर्स है, हमें सब कुछ कंप्लीट भी करना है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है यहाँ पे एलोबरेट करता है इमरजेंसी प्रोविजन को, ठीक है। प्रेसिडेंट अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन आए उस वक्त ये इमरजेंसी को यहाँ पे लागू कर सकता है। तो अब ये 3 किस्म की इमरजेंसी होती है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी कब लगती है, जब कोई वार हो यहाँ पे, ठीक है, या कोई एक्सटर्नल एग्रेशन हो, बाहर से कोई हमला कर रहा हो, ठीक है, या आर्म्ड रेबिलियन हो, 352 आर्टिकल के तहत उस वक्त प्रेसिडेंट जो है यहाँ पे इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। फिर दूसरी इमरजेंसी होती है गाइस स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी को हम प्रेसिडेंट्स रूल भी कहते हैं। ये कब लगता है, जब उस स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर हो, ठीक है, ये लगती है आर्टिकल 356 के अंडर, और या फेलियर हो या सेंटर की डायरेक्शन को अगर वो नहीं मान रहे हो, ठीक है, तो उस वक्त लगता है आर्टिकल 365। इससे आप बखूबी वाकफ हैं कि हमारे जम्मू एंड कश्मीर में क्या हो रहा है कि सेंटर की डायरेक्शंस को यहाँ के लोग नहीं मान रहे थे, कश्मीर के लोग नहीं मान रहे थे, तो यहाँ पे क्या लगा दिया, यहाँ पे प्रेसिडेंट्स रूल लगा दिया गया, ठीक है। फिर आती है हमारे पास फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। ये लगती है अगर आपके स्टेट की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की या जो क्रेडिट है उसको थ्रेट हो, ठीक है, तो उस वक्त अंडर आर्टिकल 360 के तहत यहाँ पे लग जाती है गाइस फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो आज तक कभी नहीं लगी है। तो गाइस आप थोड़ा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 3-4। तो ये पहला क्वेश्चन है गाइस, क्या कीजिएगा, क्वेश्चन आप पढ़िएगा, आंसर दीजिएगा, फिर आप इसका आंसर देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। अभी मैं स्टार्टिंग से अभी तक बोल रहा हूँ। ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है। इसका आंसर आप मुझे दीजिएगा, इसका आंसर मैं आपको नहीं दिखाऊंगा गाइस, ठीक है। अब सीधा हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज टेकन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये गलत है। द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है 10 शेड्यूल, या ये गलत है। द पॉलिटिकल पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेकन फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, जो पॉलिटिकल पार्ट जो है हमने उसको ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। आर्टिकल 368 जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड है, ठीक है गाइज। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर आपको आता है नहीं आता, इसका आंसर देखिए। तो गाइज इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसके 10 शेड्यूल्स नहीं थे, बल्कि उसके शेड्यूल्स थे गाइज कितने, 8 शेड्यूल्स, ठीक है। आगे देखते हैं।
तो गाइज ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इनमें से कहते हैं कि इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम का फीचर कौन सा नहीं है? मेजॉरिटी पार्टी पावर, प्रेजेंस ऑफ एक्चुअल एग्जीक्यूटिव एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, अपॉइंटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, इनमें से पार्लियामेंट्री फीचर जो है, ठीक है, कौन सा इनका फीचर नहीं है पार्लियामेंट्री सिस्टम का? ठीक है सर, यहाँ मेजॉरिटी नहीं है, यहाँ पे लिखना आप माइनॉरिटी। ठीक है गाइज, माइनॉरिटी। ठीक है, मेजॉरिटी पार्टी पावर। अब इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव गाइज। ठीक, फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। यह है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच करेक्टली। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं किया गया है? पार्ट 1 में यूनियन एंड टेरिटरी आती है, पार्ट 2 में सिटीजनशिप आता है, पार्ट 3 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी आता है, पार्ट 4 में स्टेट गवर्नमेंट आता है। तो गाइज इसका आंसर आप मुझे खुद करेंगे, ठीक है, वो आप कमेंट बॉक्स में आंसर देखना चाहिए गाइज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइज देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी गया है। इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो नेशनल इमरजेंसी के दौरान नल नहीं होता है? ठीक है, वो खारिज नहीं हो सकता है। आर्टिकल 14 to 18, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, 21, आर्टिकल 29, 30। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं। तो गाइज इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर से 2021 आर्टिकल जो है नेशनल इमरजेंसी के दौरान ये क्या होते हैं? ये वाइड नहीं होते हैं। ठीक है, ये खारिज नहीं होते हैं। तो गाइज ये थे हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने जानने की कोशिश की हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या फीचर्स हैं, ठीक है, उन फीचर्स की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, और कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पे डिस्कस किए। जो क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए हैं वो प्लीज करके कमेंट बॉक्स में मुझे उनका आंसर दीजिएगा। तो गाइज अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके अपनी फीडबैक दें, सब्सक्राइब करें चैनल को शेयर करें, आपके फ्रेंड्स इसका फायदा उठा सकें। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं, जहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाती है, तो इस चैनल पे आके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां पे इसको ज्वाइन करें। गाइज व्हाट्सएप का ग्रुप है हमारा, वहां पे क्वेश्चन डेली बेसिस पूछ जाते हैं, वहां पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यह हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे आप क्विज को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो गाइज ठीक है, यहीं वीडियो को खत्म करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।